Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 11 English subject, supplementary book. The name of the book Snapshot, chapter number 3. The name of the chapter Ranga's Marriage. In last lecture, पेज नंबर 18 पर आई हैव कंप्लीटेड रंगा लाफ्ट। ओके, जब वो वापस आया आफ्टर गेटिंग हायर एजुकेशन, तो उसके जो नेबर्स थे यानी उसके विलेज में जो भी थे वो सब उसके घर पे आस पर इकट्ठा हो गए उसको देखने के लिए कि इसमें क्या चेंजेस हुई है। ओके, तो एक लेडी जो उनके घर के नज़दीक रहती है वो भागकर वो रंगा के पास आती है, उसके चेस्ट को टच कर कर कहती है कि भाई जनोई अभी तक उसने पहनी है, यानी उसमें कास्ट, उसने अभी तक कास्ट को लॉस्ट नहीं किया है। तो ये सुनकर रंगा जोर जोर से हंसने लगता है। अभी आगे देखते हैं। वंस दे रियलाइज that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose. The crowd melted away. सब लोगों ने देख लिया कि रंगा अभी भी पहले की तरह ही उसके हाथ है, पैर है, आँखें है, नोज़ है, यानी कोई चेंजेस नहीं है। सिटी में 6 महीने रहने के बाद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये जानकर जो क्राउड थी उसके घर के आसपास इकट्ठा हुई थी वो धीरे धीरे अभी कम होने लगी। ओके, अभी उसके एग्जाम्पल में दिया है कि लाइक अ हम्प ऑफ शुगर इन चाइल्ड्स माउथ। ओके, एग्जाम्पल क्या दिया है कि जैसे कोई एक छोटा बच्चा है उसके मुंह में लंप ऑफ शुगर यानी शुगर का एक पीस, एक टुकड़ा जिसे रखा है, और वो जो शुगर का पीस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेल्ट होता जाएगा, यानी उसका जो कद है, उसका जो एक साइज़ है वो साइज़ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो सेम थिंग, ये जो रंगा को जो देखने आए थे वो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन जब सबने देखा कि भाई रंगा के हाथ, पैर, आँखें, नोज अभी भी पहले की तरह ही है, तो सब लोग धीरे धीरे कम होने लगे, यानी सब लोग अपने घर पर जाने लगे। ओके, तो उसको एग्जांपल में दिया है राइटर ने कि भाई जैसे एक छोटे बच्चे के मुंह में एक शुगर का एक पीस रखा है, वो जैसे मेल्ट होता है और वो उसका कद यानी उसका शेप धीरे धीरे छोटा हो जाता है, तो इसी तरह से ये जो लोग उसको देखने आए थे वो भी धीरे धीरे कम होने लगे। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन ये जो राइटर थे वो अभी तक वहाँ रुके थे। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड, जब सब लोग वहाँ से चले गए तब राइटर ने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा आप कैसे हो, इज़ एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या सब आपके साथ सही हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस्ड मी, जब उसने राइटर ने पूछा तब रंगा ने राइटर को नोटिस किया, यानी अभी इतनी भीड़ में शायद उनका ध्यान राइटर पर नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे जो क्राउड था कम हो गया, और जब राइटर ने उसको पूछा कि रंगप्पा कैसे हो, ओके एवरीथिंग वेल विथ यू, सब आपके साथ अच्छा हुआ, तब ये रंगप्पा का ध्यान राइटर पर गया। ही केम नियर मी, ये जो रंगा था वो राइटर के नज़दीक आया, एंड डिड नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और उसके बाद उनको रिस्पेक्टफुली नमस्कार किया। नमस्कार का मीनिंग यहाँ पर पाँव छूना है। ठीक है, पाँव छूकर जैसे उसने ब्लेसिंग आशीर्वाद लिया और कहा कि आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग, क्या कहा कि आपकी ब्लेसिंग से सब ठीक है, आपके आशीर्वाद से सब खैरियत है, अच्छा है। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, यहाँ पर मैं ये जो रंगा का कैरेक्टर है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ।
कि ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन। तो वो जानता था कि किसी से बात करनी है तो किस तरह से करनी है। ओके, यानी इन शॉर्ट वही रिस्पेक्टफुल मैनर से जब वो 6 महीने पहले था, इसी रिस्पेक्टफुल मैनर से ये राइटर से बात करता भी। उसने जो नमस्कार किया उसके बारे में भी दिया है। ही राइटली एसेस द पीपल्स वर्थ। जनरली क्या होता है कि पीपल के पास कुछ आ जाता है तो उसमें एक प्राउड, जैसे नाउ वो पूरे विलेज में एक ऐसा लड़का था कि जो बेंगलोर पढ़कर आया है। कि जनरली कोई इंसान होता तो उसके अंदर प्राउड आ जाता, वो अपने आप को सबसे कुछ अलग समझता, लेकिन ये बात रंगप्पा में नहीं थी। ओके, तो उसने अपने आप को दूसरे से कोई ज़्यादा अच्छा उसने नहीं माना था। ओके, एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, उसने जैसे मुझे नमस्कार किया, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉयज। अभी के जो लड़के हैं जिस तरह से नमस्कार ओनली बोलते हैं, हाथ भी नहीं इकट्ठा करते, यानी हाथ भी नहीं जोड़ते, ओनली नमस्कार बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर रंगप्पा ने किस तरह से नमस्कार किया उसके बारे में बात की है कि ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉयज। आज के अभी के जो लड़के हैं, अभी की जो जनरेशन है, वो जिस तरह से नमस्कार कहती है इस तरह से उसने नमस्कार नहीं किया। विथ हिज हेड अप, अपना सर ऊंचे रखकर, यानी अपने सर को जरा भी झुकाते नहीं है, हाथ भी शायद नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट मुंह से बोलेंगे नमस्कार। तो इस तरह से उसने नमस्कार नहीं किया। ओके, टूवर्ड हिज सन, यानी अपना चेहरा कहाँ पर, अप यानी कौन से, टूवर्ड द सन, जैसे सन की तरह अपना चेहरा देखते हुए खाली बोल देंगे नमस्कार, इस तरह से नहीं। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट, इस तरह से खड़े रहेंगे अभी के बच्चे कि जैसे कोई एक पोल खड़ा है और विदाउट जॉइंट, विदाउट जॉइंट वो बैंड नहीं होता है। ओके, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ ही वॉज आइदर अ वॉर्ड और अ वॉकिंग स्टिक। ओके, अभी के जो बच्चे हैं वो नमस्कार, अगर कोई पेरेंट्स बोलेंगे कि भी इसको नमस्कार करो, तो वो क्या करेंगे, विदाउट जर्किंग अपना चेहरा एकदम ऊपर रखेंगे, पोल की तरह एकदम स्ट्रेट, विदाउट जैसे जॉइंट है इस तरह से सीधे खड़े रहेंगे और वो क्या बोलेंगे, नमस्कार। ओके, वॉकिंग स्टिक, जैसे वॉकिंग स्टिक होती है वो कभी झुकती नहीं है, इस तरह से। नॉर डिड ही मैरली फोल्ड हिज हैंड, उसने जो रंगा ने जिस तरह से उसको नमस्कार किया उसके बारे में बात की है कि रंगा ने ओनली अपने हाथ फोल्ड नहीं किए। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो बेंड भी हुआ, उसने अपने हाथ भी फोल्ड किए, वो नीचे बेंड भी हुआ, और ये जो राइटर के पैर थे उसको टच किया, और फिर मे यू गेट मैरिड सून, और इस तरह से उसने नमस्कार किया। तो ये राइटर ने सामने उसको ब्लेसिंग देते हुए क्या कहा कि मे यू गेट मैरिड सून, आपकी शादी जल्दी से हो जाए। इस तरह से ये राइटर ने ये रंगा को ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया। आई सेड ब्लेसिंग हिम, ओके, आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट। फिर उसके बाद ये जो राइटर और रंगा वो थोड़ी देर बातचीत करते रहे, और फिर बातचीत जब कंप्लीट हुई, यानी तब ये जो राइटर है वो अपने घर के लिए रवाना हुए, यानी लेफ्ट, यानी वो रंगा का घर छोड़कर वो अपने घर की ओर गए। क्या फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये राइटर ने रंगा का जो नेचर था उसके बारे में बात की है। जनरली अभी के जो यंगस्टर होते हैं, पेरेंट्स उसको अगर कहीं कहेंगे कि भाई यहाँ पर पाँव छो, ये करो, तो अभी की जो जनरेशन उनको ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ये जो रंगा थे उसके ट्रेडिशन में ऐसा था कि विदाउट एनीबॉडी सजेशन, तो जब उसने राइटर को देखा तो अपने हाथ फोल्ड किए, ये राइटर के पैर छुए। जब राइटर ने कहा कैसे हो, तो कहा कि आपके आशीर्वाद से सब खैरियत है, ठीक हूँ। यानी इन शॉर्ट उसमें अभी भी वो मैनर थी जो जनरली जो विलेज बॉय में होती है। ओके, लेकिन वो विलेज बॉय में कब होती है, जब वो विलेज में रहते तब। अगर वो कहीं विलेज से बाहर जाकर एक बार आया तो ये सब मैनर वो जैसे भूल जाता है। लेकिन ये रंगा ऐसा था कि जो बाहर जाकर आया था, बेंगलोर जाकर आया था, 6 महीने वहाँ पर रहकर आने के बाद भी वो मैनर अभी तक ऐसे की ऐसी ही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। दैट आफ्टरनून,
अभी वो आफ्टरनून की बात है, यानी जब मॉर्निंग में ये राइटर रंगा के घर गए थे, रंगा ने उनके पाँव छुए, ब्लेसिंग दिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कुछ दूसरी बातें की, इसके बाद राइटर अपने घर पर आ गए। अभी उसी दिन की बात है कि दैट आफ्टरनून, वही दोपहर में, व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं घर पे आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विथ अ कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड। रंगा मेरे घर पर आया, उसके हाथ में कुछ कपल ऑफ ऑरेंज यानी 2 ऑरेंज थी, वो लेकर मेरे घर आया था। अ जेनरस कंसिडरेट फेलो, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। यानी यहाँ पर ये राइटर ये रंगा के बारे में बात करता है कि रियल में रंगा बहुत ही अच्छा एक लड़का था। इट वुड बी अ फाइन थिंग्स टू हैव हिम मैरिड। अभी ये राइटर उसके नेचर को देखकर, उसकी ट्रेडिशन को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो मन में सोचता है कि भाई उसकी मैं शादी करूँ, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट। तो राइटर सोचता है कि मैं उसकी शादी करा दूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा तो जैसे मैंने सोसाइटी की सर्विस की है, ओके, उसको बोलते सामाजिक सेवा, उसको लगेगा कि भाई मैंने कोई सामाजिक कार्य किया है, अच्छा रहेगा, ऐसा सोचकर वो मन में सोचता है कि इसकी मैं अच्छी जगह शादी करा दूँ। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट। ये जो रंगा राइटर के घर पर आया था ऑरेंज देने के लिए, राइटर को उसका नेचर, उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगा, उसने सोचा मैं शादी करा दूँ इसकी। रंगा उस टाइम पर थोड़ी देर राइटर के साथ बैठा, राइटर और रंगा ने थोड़ी देर बातचीत की। राइटर बोल रहे कि यहाँ पर मैं थोड़ी देर तक हमने यहाँ तहाँ की अलग अलग बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, उसके बाद ये जो राइटर थे वो पॉइंट पर आए। उन्होंने कहा रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड। राइटर ने रंगा को पूछा कि रंगप्पा आप शादी के बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, आप शादी कब करोगे, कि शादी के बारे में क्या ख्याल है, आप शादी कब करोगे। तो रंगप्पा आंसर देता है आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। रंगप्पा ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। तो राइटर उसके सामने क्वेश्चन करता है वाई नॉट, अभी क्यों नहीं करोगे। ओके, पहले क्वेश्चन क्या किया था कि आप शादी कब करोगे, तो राइटर रंगप्पा ने आंसर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा। तो राइटर सामने पूछता है कि वाई नॉट, अभी क्यों नहीं शादी करोगे। तो रंगप्पा एक बहुत ही अच्छा आंसर देता है जो दिया है कि आई नीड टू फाइंड अ राइट गर्ल। क्या बोला कि मैं एक राइट गर्ल की तलाश में हूँ। आई नो एन ऑफिसर वो गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो। तो रंगा ने कहा मैं एक राइट गर्ल की तलाश में हूँ। आई नो एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, वो गॉट मैरिड, जिसकी शादी हुई ओनली 6 months एगो, 6 महीने पहले एक ऑफिसर की शादी हुई। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25। ये जो ऑफिसर था उसकी एज 30 थी, यानी वो 30 साल का था, और उसने जो लेडी से शादी की उसकी एज 25 थी। सर की एज 30 थी और जो उसने जिससे शादी की वो लेडी के साथ उसकी एज 25, यानी वो 30 साल का और ये 25 साल की थी। आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली ईच अदर। अभी कहा ये रंगप्पा ने कि भाई वो 30 साल का था, वो 25 साल की थी, उसने शादी की, यानी अभी दोनों एक दूसरे से बहुत ही लविंगली और अच्छी तरह से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल। ओके, तो बोलता है कि अभी जैसे वो शादी करेगा तो कोई भी इंसान है उसकी एज के रिलेटेड, यानी अभी जैसे रंगा यंग है, उसकी एज समझ लो 15 के आसपास है, यहाँ तो उसकी एज 15 से भी कम है, लेकिन अगर सपोज के 15 साल है तो वो जो शादी करेगा
तो वो जो लड़की होगी उसकी एज कितनी होगी, तो 11, 12, 13 के आसपास होगी, क्योंकि जनरली हर एक का ये होता है कि भाई लड़के की एज जितनी है उससे लड़की की एज 2 या 3 साल क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जनरली इसे अपने इंडियन ट्रेडिशन में चल रहा है। तो समझ लो कि 11-12 साल की जो लड़की होगी वो मैच्योर नहीं होगी, वो एक दूसरे को ख्याल को थिंकिंग को समझ पाएगी नहीं। ओके, सी में टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर। तो बता रहा है कि भाई मैंने जो वर्ड बोले वो वर्ड को वो लव की एंगल से अंडरस्टैंड करेगी या एंगर की एंगल से अंडरस्टैंड करेगी, वो मैं नहीं जानता। ओके, इन शॉर्ट इसका कहने का मीनिंग है कि अभी मैं शादी करूँगा तो मेरी एज नहीं है शादी करने की, और मैं जिससे शादी करूँगा उसकी भी एज शादी करने की नहीं होगी, यानी वो मैच्योर नहीं होगी। इन शॉर्ट वो कहना चाहता है कि अभी मैं अगर शादी करता हूँ तो मेरी भी एज मैच्योर नहीं, आई एम ऑल्सो नॉट मैच्योर, एंड द लेडी whom I मैरिड वो भी शायद मैच्योर नहीं होगी। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला। तो मैंने अभी रिसेंटली, ट्रूप यानी एक ग्रुप था जो बेंगलोर में, हमने एक प्ले देखा जिसका नाम था शकुंतला। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला इफ़ सी वेर यंग। तो उसमें देखा है कि भी जो दुष्यंत था वो शकुंतला के प्रेम में, यानी उसके उसे लव करता है। उसका रीज़न क्या था कि जो शकुंतला थी वो यंग थी, शकुंतला क्या थी, यंग थी, और यंग होने की वजह से ये जो दुष्यंत थे उसको लव करता था। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जो अभी के ब्राइड्स जो जिस तरह से शादी करते हैं, दे ओनली सी द फिजिकल अट्रैक्शन, एक्सटर्नल लुक। ओके, जनरली अभी कोई भी लड़का या लड़की शादी करते हैं तो दे जस्ट सी एक्सटर्नल लुक, जो बाह्य देखा बोलते उसको देखते, दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड इज इंटरनल लुक। इंटरनल जो ब्यूटी है उसको वो कभी ऑब्जर्व नहीं करते। इज देयर वॉट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले। उसके बाद बोलता है कि वो जो कालिदास का प्ले था उसमें क्या हुआ। इफ़ वन गेट्स मैरिड, तो कालिदास के प्ले में यानी कालिदास ने कहा कि इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर कोई इंसान शादी करता है, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर। तो अगर कोई इंसान शादी करता है तो उसको इससे शादी करनी चाहिए कि वो लड़की कैसी होनी चाहिए, मैच्योर। जिससे भी शादी करता है वो गर्ल कैसी होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए। अदरवाइज यानी वरना, वन शुड रिमेन अ बैचलर, वरना वो इंसान को बैचलर रहना चाहिए। क्या वो एग्जाम्पल दे रहा है कि कालिदास का प्ले था, उसमें देखा था कि भाई इंसान को जो शादी करता है उसको एक मैच्योर गर्ल से शादी करनी चाहिए, अदरवाइज वरना उसको बैचलर रहना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की है। ओके, इसीलिए मैं अभी शादी करूँगा नहीं। यानी ये जब राइटर उसको शादी के बारे में क्वेश्चन करते हैं तब वो बताते हैं अपने मन की फीलिंग कि भाई मेरे एक जो सर थे उन्होंने 6 महीने पहले शादी की, उनकी एज 30 ईयर की थी, उसने जिससे शादी की वो 25 ईयर की थी। यानी दोनों एक दूसरे से लविंगली बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। ओके, अभी मैं कोई शादी करूँगा तो कोई यंग गर्ल होगी जो मेरे वर्ड को समझ नहीं पाएगी कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो लव से कर रहा हूँ या एंगर से कर रहा हूँ, कि मेरी फीलिंग को, मेरी अंडरस्टैंडिंग को समझ नहीं पाएंगी। फिर उसने एग्जांपल दिया कि भाई मैंने एक बेंगलोर में एक प्ले देखा दुष्यंत और शकुंतला का। तो दुष्यंत वो शकुंतला से लव करता है। उसका रीज़न ये था कि शकुंतला बहुत ही यंग थी, इसलिए वो उसको लव करता है। यानी ओनली एक्सटर्नल लुक को देखकर ये दुष्यंत शकुंतला को लव करता है। ओके, अब ये दूसरा उसने एग्जांपल दिया है कि भाई मैंने कालिदास का प्ले देखा। कालिदास ने ऐसा कहा है कि भाई अगर इंसान जिससे शादी करता है वो गर्ल क्या होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए, वरना वो अगर बैचलर रहेगा वही सही है। शादी ऐसी गर्ल से करे कि वो गर्ल क्या होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए, वरना तो क्या रहे, वो कंवारा रहे।
ओके, और इसीलिए वो सोच रहा है कि मैं अभी शादी के बारे में, यानी शादी नहीं करूँगा और शादी के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न? ये सुनकर राइटर फिर से वो रंगप्पा को पूछते हैं कि इज़ देयर एनी अदर रीज़न, दूसरा कोई रीज़न है? यानी ये रीज़न तो चलो ओके उसने सुन लिया, उसके अलावा कोई दूसरा रीज़न है? तो राइटर बोले अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। तो इंसान को उससे शादी करनी चाहिए, वो लड़का है बोल रहा है, यानी रंगप्पा बोला कि भाई इंसान को इससे शादी करनी चाहिए कि द गर्ल्स ही एडमायर, जिसकी वो तारीफ़ करे। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है अभी? अरेंज मैरिज। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर। तो वो ऐसे लड़के से शादी क्यों करे कि जिसके मिल्क स्टेन, यानी अभी दूध के दांत अभी टूटे भी नहीं है। ओके, मैंने बोला कि वो जो विलेज था उसमें जो शादी होती थी वो अराउंड 12-13 साल में वो शादी करते थे। तो 12-13 साल का लड़का या लड़की जो भी है, तो जैसे अभी दूध के दांत उसके टूटे भी नहीं हैं, यानी वो इतना मैच्योर भी नहीं है, तो वो शादी कैसे करेगा? उसमें जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग उसमें होती नहीं है। और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर। दूसरा, बाइट हर फिंगर का मीनिंग कहना है कि भाई कौन से टाइम पर कौन सा उसको पोस्टर देना है, यानी किस तरह, जैसे बाइट हर फिंगर का मीनिंग है शर्माना। उसको वो भी पता नहीं है कि भाई किस तरह से शर्माया जाता है, किस तरह से जो मैन है उसको किस तरह से अट्रैक्ट करना है, वो सब चीज़ जो यंग गर्ल है उसको पता नहीं होता है। अगर वो मैच्योर होती तो उसके बारे में ये सब जानती। इन शॉर्ट ये कहता है कि भाई जो मैच्योर नहीं है उससे वो शादी करना नहीं चाहता है। ऑन अ नीम फ्रूट द अदर बिटर गार्ड। जो नीम फ्रूट है, ओके, वो दूसरा एक क्या है? बिटर गार्ड है। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। रंगा बोलता है हंसते हंसते, कहता है सही बात है, एग्जैक्टली सही बात है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय वो आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड। ये बात सुनकर ये राइटर और भी इम्प्रेस हो जाते हैं। ये बात सुनकर, रंगा की बातें जो थी उसको सुनकर ये जो राइटर है और भी ज़्यादा वो क्या होते हैं, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये जो रंगा है वो अच्छा हस्बैंड बन सकता है। ये जो रंगा है वो अच्छा हस्बैंड बन सकता है। हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। और उसने डिसाइड किया कि मैं बैचलर रहूँगा। वो अच्छा हस्बैंड बन सकता है और उसने भी डिसाइड किया कि वो बैचलर रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटल लॉन्गर। उसके बाद थोड़े और टाइम तक ये दोनों ने क्या की, बातचीत की, और उसके बाद रंगा लेफ्ट, यानी रंगा अपने घर के लिए फिर निकल गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन। रंगा तो चला गया, उसकी बातें सुनकर, पहले भी वो रंगा की बातें सुनकर इम्प्रेस था। उसका जो बिहेवियर था, जो एल्डर से उसको किस तरह से रिस्पेक्ट देनी है, जो अभी के यंगस्टर है उससे वो बहुत ही अलग था। ओके, जब वो उसको पहली बार मिलने गया था तब उसको पाँव छुए थे, तभी ये जो राइटर बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे। ओके, दूसरे अभी की जो जनरेशन उसके साथ वो कंपेयर करते हैं, उससे ये अलग था। अभी सेकंड टाइम जब रंगा खुद उनके घर पर आया और उन्होंने शादी के बारे में बात की, तब उसने जो बताया, ये सुनकर तो राइटर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। उन्होंने मन में सोच लिया कि रियल में रंगा एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है, लेकिन ये तो सोच रहा है कि वो बैचलर रहे। ओके, थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया। लेकिन ये जो राइटर था उसने मन में एक सोच लिया कि आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। लेकिन जैसे राइटर ने मन में सोच लिया कि भाई मुझे किसी न किसी तरीके से
ये रंगा की शादी करानी है। ओके, मुझे ये रंगा की क्या करनी है, शादी करानी है, ऐसा राइटर ने मन में क्या किया, सोच लिया। ओके, अभी ये बीच में जो गैप दिया उसका मीनिंग है अभी थोड़े दिनों के बाद, यानी जो बीच में एक लाइन का गैप दिया उसका मीनिंग क्या होता है कि अभी ये इंसिडेंट यहाँ कंप्लीट अभी थोड़े दिनों के बाद। ओके, तो रामा राव निस अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11 हैड कम टू स्टे विथ हिम। अभी रामा राव यानी वो नेबर था, तो रामा राव की निस यानी भतीजी, प्रिटी यंग गर्ल ऑफ 11 जो 11 साल की एक अच्छी लड़की थी, वो रामा राव के वहाँ पर रहने के लिए आई। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े टाउन से आई थी, बड़े शहर से आई थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, इसीलिए वो बड़े शहर में से आई थी, इसकी वजह से उसको वो पता था कि वीणा और हारमोनियम किस तरह से प्ले किया जाता है। यानी इन शॉर्ट कहने का मीनिंग है उसको वीणा बजाना भी आता था और हारमोनियम भी प्ले करना उसको आता था। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसका जो आवाज़ था वो भी बहुत ही स्वीट था, उसका आवाज़ भी अच्छा था। बोथ बोथ यानी दोनों। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके पेरेंट्स, ओके, बोथ का मीन दोनों, दोनों यानी कौन, मम्मी और पापा, उसके दो जो मम्मी पापा थे दोनों क्या हो गए थे, डाइड यानी मर गए थे। अभी किसकी वजह से मरे, किस तरह से मरे, उसके यहाँ पर कोई रीज़न नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर बताया है कि जो ये रामा राव की भतीजी थी वो रामा राव के घर पर रहने आई थी, वो 11 साल की थी, अच्छी लड़की थी, वो बड़े शहर में रही थी, इसीलिए उसको वीणा और हारमोनियम बजाना यानी प्ले करना आता था। दूसरा, उसका आवाज़ भी बहुत ही अच्छा था, वो अच्छी तरह से गा भी सकती थी, यानी कोई भी वो सॉन्ग है उसको अच्छे राग में वो गा सकती थी, यानी उसकी यहाँ पर तारीफ़ की है। और उसके बाद बोला है कि उसके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा दोनों क्या हो गए थे, मर गए थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, उसके पेरेंट्स दोनों मर गए थे, वो सिटी में रहती थी, लेकिन अभी उसके पेरेंट्स दोनों मर जाने की वजह से ये जो रामा राव था वो ये लड़की को, अपनी भतीजी को अपने घर पर ला दिया था। अपने घर में यानी ये जो विलेज का नाम क्या था, होसाहली। तो रामा राव अपने ही घर में ये अपनी भतीजी को लेकर आया। फिर बात की कि रंगा वो जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा वो लड़की के लिए एक लड़का ही था, एंड सी और वो लड़की द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो जो लड़की थी यानी ये जो रामा राव की भतीजी थी वो राइटर के हिसाब से ये रंगा के लिए एक सूटेबल ब्राइड थी। ब्राइड का मीनिंग होता है दुल्हन। ओके, तो ये जो रंगा के लिए ये जो लड़की थी रामा राव की जो भतीजी थी, जो एक बड़े सिटी से आई थी, जिसको वीणा बजाना आती थी, हारमोनियम प्ले करना आता था, अच्छी तरह से वो गीत भी गाती थी, तो ये रंगा के लिए एकदम सूटेबल क्या है, दुल्हन है। ऐसा किसने सोचा, ये राइटर ने सोचा। और फिर से उसके मन में ये रंगा के बारे में, क्योंकि आगे रंगा से जब उसने बातचीत की थी तब उसने ये डिसाइड तो कर ही दिया था कि भाई रंगा एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है, लेकिन रंगा क्या सोच रहा था कि उसको कोई मैच्योर गर्ल चाहिए। अभी वो शादी करेगा तो जो गर्ल के साथ शादी करेगा वो मैच्योर नहीं होगी, इसलिए वो अभी शादी के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन ये जो लड़की थी वो सिटी में रहकर आई थी, यानी जनरली जो सिटी में रहते हैं वो विलेज जो गर्ल होती है उससे ज़्यादा मैच्योर होती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, यानी ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो उसने सोचा राइटर ने कि ये जो गर्ल है वो रंगा के लिए एकदम सूटेबल है, रंगा उससे शादी करेगा तो डेफिनेटली ये जो लड़की वो भी खुश होगी और जो रंगा है वो भी क्या होगा, खुश हो गया, उसके एकदम सूटेबल है, ऐसा राइटर ने सोचा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पेज नंबर 20 की जो 2 लाइन है मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की। अभी ये वीडियो के बाद आई विल गिव यू वन PDF जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर होके, वो क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है।
ओके। और ये वीडियो आई होप कि आपको अच्छी तरह से पता चला होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप फिर से उसको सुन सकते हो। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी।